टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एक्स फैकल्टी ऑफ फिरजी मुंबई। ये मेरा परिचय देने का इसलिए है कि आप प्रथम बार, बहुत से स्टूडेंट आज प्रथम बार जुड़ रहे होंगे और मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि आपको क्लास 11th का जो लेक्चर होगा, जो बच्चे अभी 10th से जस्ट 11th में आए हैं, मीन्स फॉर 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए आपको 16th में से बोला गया था कि वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो कि ये कैसे पढ़ाई करना है, वो सब सारा सिलेबस वगैरह सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो लेक्चर मिलेगा कहाँ और कैसे इससे हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में मैं बोलता हूं। ठीक है, सबसे पहले जब तक लॉकडाउन रहेगा, ठीक है, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपको ऑनलाइन वीडियो दिया जाएगा कि ताकि आप घर पे सुरक्षित पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन जैसे ही आपको समाप्त हो जाएगा, कुल ओपन हो जाएगा, जब मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो आप फिजिकली मीन्स क्लासरूम प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, ये परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस जो है वन ऑफ द बेस्ट मैथ कोचिंग इन बोरिंग रोड पटना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके इनरोल करना होगा, ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी जो बच्चे अभी जुड़ जाएंगे हमसे, हमारे कोचिंग से जो बच्चे अभी जुड़ जाएंगे, उनको आने वाले दिनों में बहुत सा बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा और उसी पे सारा लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज होगा, फिर से असाइनमेंट होगा, फिर से स्टडी मटेरियल होगा, वो सब सारा मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिलेगा। वीडियो लेक्चर भी आपको मोबाइल ऐप के थ्रू ही लिंक दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं या आने वाले दिनों में जुड़ेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आज प्रथम बार है, इसलिए ये सब समझना जरूरी होता है। तो इस वीडियो लेक्चर को हमारे YouTube चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा कि ताकि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि कहाँ आपको वीडियो मिलेगा? तो YouTube चैनल पे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। एक टाइम निर्धारित किया गया है कि ताकि आप उस दिन आपको वीडियो मिल सके। तो आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अप टू 4 o'clock, शाम के 4 बजे तक आपको वीडियो दे दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि और पहले हो, अभी क्योंकि YouTube पे या डेटा आप देख ही रहे हैं कि सारा जगह ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहा है, तो नेटवर्क कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, जिसको अपलोड करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सब कैसे देखना है, क्या करना है, वो सब अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। आपको मोबाइल नंबर वीडियो में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी रहेगा, जो भी डाउट रहा, या तो पढ़ने से रिलेटेड या जो भी हो, उससे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, तो जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठेंगे एकदम अच्छे तरह से। जैसे यहाँ भी आपके अगर क्लासरूम में भी आप आके अगर पढ़ते तो क्या करते? कॉपी लेके आते ना, किताब लेके आते, कॉपी लेके आते, सारा चीज लेके आते। तो उसी तरह से वहां भी आप अपने घर पे भी आप मोबाइल से वीडियो लेक्चर देखे या कंप्यूटर से देखे, लैपटॉप से देखे, जो भी हो, लेकिन पेन एंड पेपर लेके बैठिए और जो भी आपको बताया जाएगा उसको आप वहां लिख लीजिएगा। अब जो नए बच्चे जुड़े हैं, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे रहते हैं, मोबाइल पे प्रथम बार वीडियो लेक्चर अगर देख रहे होंगे,
तो उनको लगता होगा कि कैसे इस वीडियो लेक्चर के मटेरियल को लिखें कैसे, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट होता है, तो करना कुछ नहीं होता है। जो वीडियो लेक्चर जो भी रहेगा, ये बोर्ड है आपके सामने, इस पे जो भी मटेरियल होगा इसका आप स्क्रीनशॉट, उस वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो उतना इंतजार करेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि लिख दिए और बोलेंगे बच्चा कॉपी करो, तो आप कॉपी करने में टाइम लगेगा, इसलिए उतना वो नहीं किया जाएगा। जैसे भी है इसका आप जैसे ये क्लिक कर लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब अपना देख के लिखते रहेंगे इस तरह से। तो आप एक आध दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अब पहला दिन है, इसलिए बहुत ज्यादा आज कुछ हम लोग नहीं मतलब उतना ज्यादा स्टडी करेंगे जिससे लगे कि अरे बाप रे बहुत भारी है ये टॉपिक, चाहिए सब। ऐसा कुछ नहीं, हम तो ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बहुत इजी लगेगा, आप देखेंगे ही, लेकिन कंटिन्यूअस वीडियो को देखते जाइएगा शुरू से लेके लास्ट तक। स्किप वीडियो नहीं करना है और कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोशिश करना है रियल टाइम में वीडियो लेक्चर देखने का। अगर मान लीजिए कि आपको मंडे को मिलता है तो मंडे को ही देख लीजिए। तो इस तरह से तो वीडियो लेक्चर जो मिलेगा वो कब मिलेगा, यहां हम लिखते जाएंगे, देखिए एम मंडे, फिर वेडनेसडे और फिर फ्राइडे को मिलेगा ये वीडियो लेक्चर आपके क्लास 11th का, ठीक है। 11th का नहीं मतलब जो अभी न्यूली ज्वाइन किए हैं, न्यूली 11th में है, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको ये वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्लास 11th में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो क्लास 11th में मेनली जो पढ़ना है वो अलजबरा है, ट्रिगोनोमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। मेनली यही है, ये मेन 3 सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। सेट्स जो है वो थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए अलजबरा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अलजबरा में क्या क्या पढ़ना है तो ये सब हम सिलेबस लिख दिए हैं। अलजबरा में जो पढ़ना है 11th में, क्लास 11th में, वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक चैप्टर ये हो गया जिसको हम लोग PMI बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तीसरा है लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट तो सब है, नॉलेज तो कभी बेकार होता ही नहीं है, लेकिन लीनियर इनइक्वेशंस का आपका क्लास 12th में काफी जरूरत पड़ेगा, काफी मतलब बेसिक है ना, ये लीनियर इनइक्वेशंस बेसिक नॉलेज है, तो इसलिए ये इसका क्लास 12th में बहुत जरूरत पड़ता है। और हम ये बहुत डेप्थ में हम पढ़ाएंगे भी, सारा डेप्थ में पढ़ाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम है, फिर सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, ठीक है। इसका कुछ थोड़ा सा आपको नॉलेज 10th में है, अर्थमेटिक, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ा है, लेकिन उसी के आगे बढ़ाया गया है, उससे आगे पढ़ाया गया है। तो एपी वगैरह में थोड़ा बहुत तो जानकारी है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं, nth टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, ये सब सारा है। तो इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में एक तरह से देखिए बहुत सा चैप्टर आ जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, जीपी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, 3 चैप्टर। इसी में फिर इसको डिवाइड होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में AM आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। तो ये थोड़ा सा लंबा है, ये एक लाइन में लिख दिया गया सीक्वेंस सीरीज, लेकिन इसमें इनफाइनाइट सीरीज भी आएगा, तो थोड़ा ये है अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर मतलब इंक्लूडेड है। और फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग P&C बोलते हैं। तो अलजेब्रा का ये टॉपिक है, ये काफी, ये सब सारे टॉपिक जो हैं काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि IIT में भी बहुत सा, IIT में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन एकदम रखा हुआ रहता है। लीनियर इक्वेशंस बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है कोई भी टॉपिक का, तो इसलिए ये बेसिक हो गया। बाइनोमियल थ्योरम से भी आता है क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज से भी आता है। बोर्ड, ये तो बोर्ड का तो सिलेबस अगर है तो बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, बट IIT में भी अलजेब्रा का वेटेज बहुत रहता है। IIT में कैलकुलस, उसके बाद अलजेब्रा का ही वेटेज रहता है, ठीक है। तो ये आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक है। अब आइए ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्री में जो चैप्टर जो बनाया गया है
वो आपको जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये सब बहुत सा चैप्टर है और सर तो ऐसे ही 2-3 वो लिख दिए, तो ऐसा नहीं है, वो डिवाइड किया गया है। लेकिन आपको एक्चुअली क्या है, पढ़ना क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक में, जैसे टी रेशियो तो जानते ही हैं, जो साइन 6 टी रेशियो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो वो टी रेशियो के बारे में ही जानकारी लेना है, उसी टी रेशियो को का ग्राफ सीखना है, उसी टी रेशियो को, जैसे अभी हम 10th में आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़े ही होंगे तो उसमें जो आपको एंगल वगैरह निकालना रहता था या जो वैल्यू निकालना रहता था टी रेशियो का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू निकालना रहता था, अगर कोई एक फंक्शन दे दिया टी रेशियो तो अदर 5 टी रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो सब इसमें भी है, क्लास 11 में भी है, बट इसमें आपको निगेटिव नंबर के लिए भी आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव के लिए भी आ जाएगा। आप लोग सिर्फ 10th में ओनली पॉजिटिव वैल्यूज दिया हुआ रहता था टी रेशियो का, और उसके हिसाब से आप लोग बनाते थे प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसमें सब सारा चीज आएगा ही, उसका नॉलेज बहुत जरूरी है, 10th में जो पढ़े हैं उसका इसमें नॉलेज आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th में एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, वो है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास 12th में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल में, वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत जरूरी है, इसमें ये जनरली फार्मूला बेस, बहुत सा फार्मूला इसमें मिलेगा, तो बच्चों को फार्मूला याद करने में शुरू में नहीं लगता है कि अरे इतना सारा फार्मूला, आप फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम इसका बनने वाला नहीं है, क्योंकि फार्मूले बेस्ड रहता है और टेक्निक तो है ही, तो हम आपको फार्मूला बताएंगे कैसे, हाउ टू रिमेम्बर, एकदम ट्रिक्स एंड टेक्निक से फार्मूला बताएंगे, आपको याद करने में उतना झंझट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा, सिंसियर तो होना ही होगा, ठीक है। तो ये सब सारा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो जैसे एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री है, ग्रेड है, रेडियन है, तो इस तरह से सब अलग अलग सिस्टम में कैसे इसको मेजर किया जाता है, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन माने वही फंक्शन का मतलब टी रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब, और उसी का ग्राफ और उसी का बहुत सा फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह से जो जितने भी फॉर्मूला है उसको प्रूफ के साथ उसको समझते हैं कि उसका यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन है उस फॉर्मूला का। तो इस टॉपिक में वो सब सारा इसी में मैंने अलग अलग टॉपिक किताब में करके दिया हुआ है, तो ये हम एक जगह ऐसे करके लिख दिए कि वेरियस फॉर्मूले आएगा, ठीक है। और थर्ड में है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर हम लोग सिंपली बोल देते हैं 0 डिग्री, ठीक है, कि 0 पे 0 होता है। लेकिन ये क्या है, अभी ज्यादा देर में बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इक्वेशन में हम लोग ये जानेंगे कि थीटा के किस किस वैल्यू के लिए और भी 0 हो सकता है। जैसे साइन पाई का वही वैल्यू जो होता है वो 0 ही होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू भी होता है वो 0 ही होता है। तो ये सब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग डील करते हैं कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्या है सारा चीज इसमें आपको पढ़ने के लिए ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड ये सब थोड़ा है, ठीक है, और ये इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इसमें आएगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में ये सब पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आ जाइए, मूव करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे है आज 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ये सब समझना जरूरी होता है, तब लगेगा बच्चों को अपने आप से तैयारी। आप जैसे टारगेट ही नहीं जानेंगे कि कितना पढ़ना है, क्या है, नहीं है। अभी बहुत से बच्चों को लॉकडाउन में बुक का भी बुक नहीं मिल पाया होगा, दुकानें खुली नहीं है, अभी तो खुल गई है, लेकिन जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में हमें भी नहीं अवेलेबल होगा, तो इसीलिए सब हम लिख के दे रहे हैं। आपको बुक का लिंक भी दिया जाएगा कि वहां पे आप PDF फाइल दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइएगा, आप अपना WhatsApp नंबर शेयर कर दीजिएगा, वो जो वीडियो होगा उसमें जो मोबाइल नंबर मेंशन होगा उस पर अपना WhatsApp नंबर शेयर कीजिएगा कि ताकि आपको उस पर मोबाइल ऐप दे दिया जाए। ये सब
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला क्या है, बेसिक कंसेप्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे पॉइंट है, ठीक है, 2 डायमेंशन में ही पढ़ेंगे। अभी जैसे 10वां में भी थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे कि किसी पॉइंट को अगर हम मेजर करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार, तो उसका इसमें नॉलेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये सब जो है, पोलर सिस्टम, तो ये सब इसमें आएगा। बेसिक कंसेप्ट में वो सब आएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, क्या है नहीं है, कैसे उसका हम लोग समझते हैं उन सब चीजों को। तो बेसिक कंसेप्ट में ये सब सारा आएगा। उसके बाद जो है वो स्ट्रेट लाइंस, बेसिक कंसेप्ट में और भी पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स मिल गया, अगर नन कोलिनियर है, ये सब सारा देखते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, ये सब सारा इसमें आएगा। ये भी बहुत अच्छा है। ऑर्थो सेंटर, नया चीज आएगा आपको सीखने के लिए बेसिक कंसेप्ट में, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये सब सारा जितना भी है, सेंट्रॉयड है, तो ये सब सारा का ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे उसको इवेलुएट करते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आईआईटी में रहता है ये पार्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में बहुत सा चीज आएगा। अब दूसरा में है स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरा में आ जाइए, देखिए कोनिक सेक्शन के अंदर में आता है, इसको हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं, नाम दिया गया है। कोनिक सेक्शन में सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ये सब सारा है। सर्कल थोड़ा बहुत जानते हैं, हल्का फुल्का आप लोग को है मालूम, रेडियस, सर्कमफेरेंस, ये सब जो भी हो, डेफिनेशन, ये सब इसमें इक्वेशन वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है। उसी तरह से पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में कोनिक सेक्शन में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो इससे भी आईआईटी में अच्छा खासा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो रहता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। फिर सेट्स है, ये इजी है, ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ये इजी है। सेट्स जो है इसको अलग हम लोग करके रखे। और बच्चों देखो, अभी क्या है कि क्लास 11th का अगर किसी के पास बुक होगा तो आप देखेंगे तो आपको अनुभव ये होगा कि अरे ये सब जो लिखवाए हैं उससे ज्यादा उसमें दिए हुए हैं, तो ज्यादा है दिए हुए, लेकिन वो क्लास 11th में हम लोग नहीं पढ़ के क्लास 12th में पढ़ेंगे। जैसे कहने का मतलब थोड़ा रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में दे दिया है, ठीक है। कैलकुलस का जो पार्ट है जो दिए हुए है, तो कैलकुलस का थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन 11th में पढ़ना है और बचा हुआ 12th में पढ़ना है। तो मान लो अभी थोड़ा सा पढ़ोगे इधर, थोड़ा उधर पढ़ोगे, 1 साल बाद 12th में पढ़ोगे तो पूरा याद थोड़े ना रहेगा 11th का अभी पढ़ा हुआ उस समय। तो इसलिए एक ही बार में हम लोग कवर करते हैं। कैलकुलस का जो भी पार्ट है, जैसे आपको बुक में क्लास 11th में ही लिमिट भी दिया हुआ है कैलकुलस में, लेकिन लिमिट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 12th में भी लिमिट तो 11 में दे दिया है, 12th में तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको 12th में जितना जहां जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है उस सारे जगह पे लिमिट्स को आपको 12th में ही बताया जाएगा। बिकॉज लिमिट से रिलेटेड क्लास 12th में 3 चैप्टर है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन है उसका, रॉल्स थ्योरम में, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी लिमिट का यूज आता है। तो लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सब कैलकुलस जो भी हो, कैलकुलस में आपको मतलब डिफरेंशिएशन दिया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए, न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलस में दिया हुआ है। तो कैलकुलस का जो पार्ट है वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। या ओवरऑल ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आपका छिटपुट 11th में दिए हुए हैं और बहुत कुछ 12th में सिलेबस में है, तो हम लोग उसको 12th में ही पढ़ेंगे। जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D भी है, 3D ज्योमेट्री भी आपको 11th में, पर थोड़ा सा है इसमें दिए हुए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90% आपका 12th में है, तो हम क्यों ना 12th में ही पूरा शुरू से सीखेंगे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर 11th का बनाया गया है सीखने, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये क्योंकि पढ़ना तो आपको 11th 12th दोनों है, नैया अगर पार लगाना है तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड में आपको और या आईआईटी में तो दोनों पढ़ना ही होगा, सीक्वेंस से समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिलेबस की बात हमने यहाँ पे करी है, ठीक है। तो ये सिलेबस आप नोट्स अपने नोटबुक में कर लीजिए कि ये है हमारा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और लिखने के लिए क्या करना है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग सिलेबस को देख लिए कि सिलेबस हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, ये कंटेंट हमें जानकारी हो गया, ठीक है। अब इसके आगे कि अब हमको टारगेट तो मिल गया कि ये सब सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो कि कहीं जो सैनिक है युद्ध में गया, उसको टारगेट मिल गया कि अच्छा वहां पे हमको हिट करना है, वहां दुश्मन है, ठीक है। तो हिट करने के लिए हमको शस्त्र चाहिए ना जी, जो भी है उसको हिट करने के लिए तो चाहिए ही। तो इसीलिए अब टारगेट मिल गया कि ये सब सारा चीज पढ़ना है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए शस्त्र तो हम लोग हैं ही, ब्रह्मास्त्र देंगे, शस्त्र तो छोड़ो, ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा। लेकिन साथ साथ घर पे पढ़ने के लिए आपको अगर किसी तरह से आपको बुक अवेलेबल हो जाता है तो बुक भी हम लिख देते हैं कि क्लास 11th के लिए कौन कौन सा बुक ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बुक्स है और आर.डी. शर्मा, ये ठीक है। और मेरा जो लिखा हुआ बुक है वो अगर अवेलेबल होता है तो वो ले लीजिए, वो मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1, ये ठीक है। अब आइए, ये जो बुक है ये थोड़ा आईआईटी लेवल पे लिखा हुआ है, मतलब बेसिक से लेके आईआईटी अप टू आईआईटी एडवांस लेवल तक एक बुक लिखा हुआ है। तो फिलहाल आपको ये अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, रखिएगा जरूर। अब आइए एनसीईआरटी केसीसी ना आर.डी. शर्मा, तो अब लगेगा कि इतना सारा बुक, अरे अभी 10वां पास किए हैं और इतना सारा बुक से बनाएंगे तो पागले हो जाएंगे ऐसा करके। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों में कोई ये बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा बुक है, या तो केसीसी ना ले लीजिए या तो आर.डी. शर्मा, या पॉसिबल है तो दोनों रखिए। दोनों में कुछ देखो, दोनों में प्रॉब्लम तो मिला जुला के सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है। तो किसी एक बुक से आप आर.डी. शर्मा खरीद लो या केसीसी ना खरीद लो, किसी से भी आप बना सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल 10वां तक ठीक है, 11th 12th के लिए है खरीदने का मन है, खरीद सकते हैं, बट ये बुक ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आर.डी. शर्मा ऑल ओवर इंडिया में ये बुक पब्लिश होता है, ये कहीं भी जाओगे तो बोलोगे कि हम आर.डी. शर्मा से बनाते हैं तो कहेगा कि हाँ ठीक है, ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, ठीक है। तो ये आर.डी. शर्मा का स्टैंडर्ड बुक है, आप आर.डी. शर्मा खरीद लीजिए। और आर.डी. शर्मा खरीदिएगा या केसीसी ना खरीदिएगा, केसीसी ना बहुत अच्छा ये भी राइटर है, तो इन दोनों में से कोई एक बुक खरीदिएगा। तो एनसीईआरटी नहीं भी खरीदिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन डील किया हुआ है, एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है। तो ओवरऑल आपको खरीदना क्या है, इतना सारा तो बुक लिखे, लेकिन खरीदना एक तरह से एक ही बुक है, केसीसी ना या आर.डी. शर्मा का कोई एक बुक खरीद लो, अगर मिलता है, अवेलेबल होता है तो। अगर नहीं अवेलेबल होता है तो हम आपको लिंक देंगे एक्सरसाइज बनाने के लिए, आप उस लिंक से वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, या लैपटॉप है तो लैपटॉप में डाउनलोड करके बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज ये है। अब ये तो आपका बुक जो हो गया, क्या कहते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ जो है ये आईआईटी पॉइंट से थ्योरी है, पूरा थ्योरी इसमें है, मेरा जो लिखा हुआ बुक है वो। और आपको अगर आईआईटी के लिए
जो बच्चे 10th में से अभी 11th में गए हैं और उनको लग रहा है कि आईआईटी भी हमको निकालना जरूरी है, बहुत अच्छा है कंसेप्ट। देखो, लक्ष्य टारगेट ऊपर रखो। टारगेट अगर पहले ही नैरो कर दोगे तो आप उतना पढ़ाई नहीं करोगे। पहले ही टारगेट कर दोगे कि अरे हमको तो ये बोर्ड ही पास करना है, चाहे फल नहीं करना है, तो आप उतना ही कम पढ़ोगे। आप अगर टारगेट आईआईटी जेई का लेके चलते हो तो आपको लगेगा कि अच्छा आईआईटी जेई हमको क्रैक करना है, तो आईआईटी जेई के लिए हमको बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डू एंड डाई वाला स्थिति करना पड़ेगा, तभी आईआईटी जेई जाके निकलता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में वो सिग्नल आएगा कि हमको बैठना है, पढ़ना है, मजबूती के साथ खड़ा रहना है, हतोत्साहित नहीं होना है, पेशेंस रखना है और बुक्स रखना है, कि ताकि अपने से भी सेल्फ स्टडी। देखो बाबू, कोई भी जैसे बहुत सा बच्चा को लगता है कि फलना ढेकना ये वो यहाँ चल जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो ठीक है, वो अपना अपना जगह सोच अपने, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप सेल्फ स्टडी अगर नहीं करते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी सबसे बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी कीजिए। तो आईआईटी के लिए जो 11th का जो बुक होगा उसमें आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक रखिए आईआईटी जेई के लिए, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। तो और आईआईटी के लिए जो बुक है वो अरिहंत का आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का। अरिहंत पब्लिकेशन का आप बुक रख लीजिए आईआईटी के लिए, ठीक है। इसका सब अलग अलग अलजेब्रा आएगा, अलग कैलकुलस अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, सब अलग अलग आता है करके। जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो ये सब अपना बुक रखिएगा, जैसे भी आपको जो जिस चीज की प्रिपरेशन करनी है वो उसके लिए ये। और ये जो यहाँ पे जो क्लासरूम में आपको जो मिलेगा ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, ये सब सारा मिलेगा। ये देखो, ये आपको पूरा ये सब सारा जो चीज है ये हम लोग परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ेंगे। परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में पीएमसी भी बोलते हैं। पीएमसी शॉर्ट में इसका नाम है, पीएमसी। तो ये सब सारा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आईआईटी के लिए बहुत सा बच्चा को लगता है कि अरे आईआईटी तो हमको करना नहीं है, तो काय के लिए आईआईटी का फीस देने जाए। तो फीस कोई एक्स्ट्रा नहीं रहता है, बोर्ड और आईआईटी के सिलेबस हम लोग कवर करते हैं, सबका फीस एक ही रहता है। फीस के लिए क्या करना है ना, शिक्षा देना है हम लोग। तो जो समाज में दो ऐसे चीज हैं, जो चिकित्सक और शिक्षा और चिकित्सा, बिहार में यही शिक्षा और चिकित्सा, खासकर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है ये संभाले हुए है, नहीं तो बिहार कहाँ जाता पता नहीं, आई डोंट नो। तो इसलिए ये सब सारा परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आपको ये सब सारा मिलने वाला है। तो ध्यान दे के वीडियो को देखते रहिएगा एकदम, इसमें कोई ये नहीं। आज फर्स्ट लेक्चर था इसलिए ये सब समझाना जरूरी है, ठीक है। बहुत से बच्चे बैठ के हो सकता है अरे ये क्या पास पढ़ाई नहीं, पढ़ाई होगा। पढ़ाई तो इतना होगा कि आप पीछे हट जाओगे, मतलब थक जाओगे। तो इसलिए ये समझाना जरूरी है कि क्या क्या मिलने वाला है आपको आने वाले दिनों में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो भी सिलेबस है उसमें सबसे बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेसिक मैथ का। अगर किसी बच्चा का बेसिक मैथ नहीं सही है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिक मैथ नहीं सही है तो उसको कैसे सुधारेंगे आखिर, तो बेसिक मैथ पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जितना भी जो सिलेबस है वो बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ रहेगा 11th का ही सिलेबस रहेगा। 11th के ही सिलेबस में जो पढ़ना है, जो बच्चे गलती करते हैं ज्यादातर, उसको सुधारना जरूरी होता है कि अच्छा ये तो हम जानते थे कि ऐसे होता है लेकिन ऐसे होता है, ठीक है। तो उस चीज को सुधारता है। तो बेसिक, तो टॉपिक तो हो गया वो बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में आपको पढ़ लीजिए बेसिक मैट्रिक।
ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो होगा वो इतना डेप्थ में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आधा से अधिक बेसिक में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको आगे डील कर लेंगे। तो इसको अच्छा से समझना है, ठीक है। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि आपका 12th में भी बहुत जरूरी होगा। और फॉर्मूला है तो याद धीरे धीरे करते जाइएगा, ट्रिक बताते जाएंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक में जहां से आप पढ़े थे उसी को लेके चलते हैं। उसमें कुछ जानकारी है या नहीं है आप देखिएगा, यहाँ तो सामने रहते तो पूछते भी, तो उसको लेके चलते हैं। जैसे देखो, पहले सबसे पहले टी रेशियो के बारे में सीखो। PMC1 नोट, जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे करके हम लिखते जाएंगे, नोट्स टाइप का, ठीक है। PMC परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस नोट नंबर 1, ठीक है। तो इसमें टी रेशियोज, तो टी रेशियोज में क्या है कि टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? फर्स्ट में साइन थीटा, साइन थीटा लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? P/H। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? P/H रेसिप्रोकल किसके होगा? कोसेक थीटा का। तो 1/कोसेक थीटा। देखो इसमें साइन थीटा, यहाँ थीटा अगर है तो यहाँ भी थीटा ही होगा। अगर यहाँ एंगल, देखो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जस्ट बगल में क्या रहता है, ये सब समझा रहे हैं उसे बोलने के लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बगल में जो रहता है उसको एंगल बोलते हैं। इसको आप थीटा से लिखिए, जनरली थीटा से लिखते हैं, 10 तो थीटा से लिखते हैं, एक्स से भी लिख सकते हैं। अगर हम साइन एक्स लिखे तो ये मत समझ लेना कि एक्स जो है वो अलजबरा हो गया, है ना। अगर हम साइन एक्स इधर लिखते, समझाते जाते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखे तो ये नहीं कि ये अलजबरा है, ये भी एंगल ही है और इसका भी फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जस्ट बगल में जो लिखा हुआ रहेगा उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं समझाने के लिए। और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई मीनिंग ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मीनिंग इसलिए नहीं है कि मान लो कि ऐसे, देखो समझाने के लिए सब लिखते जाना बाबू। अब समझाने के लिए जैसे अब साइन लिख रहे हैं तो मान लो कि साइन है, इसको मनुष्य मानो, आदमी, ठीक है। ये अगर ये मनुष्य है और इसका मनुष्य का सर कहाँ है? मनुष्य का गर्दन चाहिए ना, बिना गर्दन का मनुष्य कहाँ है? क्या एग्जिस्ट करेगा? मृत है। तो इसलिए ये जो थीटा या एक्स जो हम लोग लिखते हैं, ये जो होगा, देखो इसमें साइन जो हो गया मनुष्य हो गया, और ये थीटा जो हो गया इसका सिर हो गया, हेड। तो इसलिए ये मनुष्य जब सिर नहीं रहेगा तो उसका क्या एग्जिस्टेंस? कोई एग्जिस्टेंस नहीं ना है। तो इसलिए साइन के साथ एक एंगल चाहिए, मतलब साइन हो कॉस हो जो भी हो, टी रेशियो के साथ एंगल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बहुत सा बच्चा क्या क्या गलती करता है वो भी बताएंगे। ये कंसेप्ट ध्यान से रखिए, समझाने में ये काम आएगा, ठीक है। अगर ये मनुष्य है साइन तो ये थीटा उसका सिर हुआ, और सिर अगर नहीं रहेगा तो मनुष्य का क्या वजूद? वो तो मृत हो गया। तो मृत्यु के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस नहीं ना है। तो इसलिए बगल में जो रहेगा वो सिर मान के चलिए, तो कभी आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ट्रिक है। साइन ही नहीं होगा, सब रहेगा, सब फंक्शन टी रेशियो जितना भी है वो सब। दूसरा है, इसमें हम लिखते हैं cos थीटा, B/H परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और cos थीटा 1/sec थीटा। यहाँ जितना एंगल वही इतना एंगल है। अगर cos 45 तो sec 45, ये नहीं कि इधर 45 है इधर 30 कर दिए, नहीं, ये जो चीज दिख रहा है वही है। सेक थीटा बराबर हम सेक अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा भी एंगल के रूप में लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एंगल थीटा दिख रहा है तो इधर अल्फा कैसे होगा?
अल्फा बराबर नहीं है थीटा का, मेंशन तो है नहीं, तो इसलिए ये थीटा ही लिखेंगे। तीसरा tan थीटा बराबर p बाई p, e 1 बाई cot थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है। 4 अब 6 हो गया ना, 6 हो गया। अब मान लो cot थीटा लिखना है तो इधर तो लिख ही दिए हैं, एक फिर भी लिख लो, तो b बाई p और इसका 1 बाई tan थीटा। अब मान लो sec थीटा लिखना है डायरेक्ट, तो h बाई e, यहाँ sec थीटा, h बाई इसको उल्टा करेंगे तो sec थीटा और ये 1 बाई cos थीटा। अब बच गया cosec। 1 sin थीटा होता है वो रेसिप्रोकल में, तो h बाई p, तो 1 बाई sin थीटा। तो इसी को हम लोग 1 2 3 4 5 6 टी रेशियो बोलते हैं। तो टी रेशियो के हो गया 6 टी रेशियो है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। टी रेशियो जो है इसमें जैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये थीटा ले लेते हैं अगर हम लोग, ठीक है, थीटा ABC, क्लियर। तो जब ये थीटा रहेगा और यहाँ ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये थीटा रहता है तो P कौन सा होता है, तो P आपका ठीक इसके एंगल के सामने P परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के सामने जो साइड रहेगा, अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज जो साइड होता है उसको H हम लोग बोलते हैं, और जो बचा वो B हो गया। मतलब थीटा 90 जिस पे रहेगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो इधर अगर हम ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं और ये 90 डिग्री लेते हैं, तो इसमें P B और H कौन होगा, P B और H। तो देखो थीटा सबसे पहले इसका ठिकाना लगा, 90 के सामने ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड जो होगा वो H कहलाता है, H। एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बच गया जो साइड, तीन उस ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो वो लिख ही दिए तो एक ही वाला बच गया, तो ये B हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट जो 10वां में पढ़ते हैं तो इनको किसी को कंफ्यूजन भी ये सब होता है, तो ये सब में अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत ना होगा। तो ये सब आपको इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है और जो फॉर्मूला होता है और कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कंसेप्ट थोड़ा सा सीखते हैं। बहुत सा बच्चा को कंसेप्ट में दिक्कत है, इसलिए पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको साइन थीटा है और इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग करना है इसको, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायरिंग करना है, तो आप क्या लिखोगे, कौन सा इसमें सही है बताइएगा। 4 हम ऑप्शन देते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर किए तो कौन सा सही है, ये मतलब थीटा का स्क्वायर, ये इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। बिलीव मानो स्टूडेंट्स, छात्र बिलीव मानो मेरा, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गच्चा खा जाते हैं। कहने का मतलब डाउट क्लियर नहीं होता है। आप लोग भी कुछ स्टूडेंट इसमें से सोच रहे होंगे कि कौन है क्या है नहीं है, कुछ सही बता रहे होंगे कुछ गलत भी। तो इसमें जो सही आंसर होता है वो मैं बताता हूं कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो कैसे लिखते हैं।
ठीक है। तो एक ये सही है, ये स्क्वायर की है, तो ये स्क्वायर जो है इसके माथा पे, मतलब समझाने के लिए ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, इसके माथा पे लिख दो। एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए ये एंगल का स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है। और साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये भी सही है। ये दोनों में एंगल का तो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जैसे साइन थीटा का स्क्वायर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको मान लो x, लेट ये x मान लो, तो ये भी x हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, दो वो है। तो इस तरह से x हम किसको माने थे, साइन थीटा को, तो इसी का स्क्वायर आ गया, तो इसलिए ये भी ठीक है, ओवरऑल स्क्वायर। तो आपको जो आंसर हुआ वो साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूबिंग अगर करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 3 आएगा। ये और ये दोनों गलत है, ये और ये गलत आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट थोड़ा सा हुआ आपको। नेक्स्ट में अगर हम ऐसा देते हैं, ये सब ट्रिक है, ये सब क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स, ऑप्शन साइन 1, दूसरा साइन 0, साइन एक्स बाई एक्स, फोर्थ नन ऑफ दिस। ये प्रॉब्लम, साइन एक्स बाई एक्स का रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो देखो बच्चा सब गलत कहाँ करता है आपको, इसका जो रिजल्ट होगा यही होगा, इसको कुछ आगे कर नहीं सकते, इसको साइन एक्स बाई एक्स को कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा। अगर कुछ वैल्यू के साथ रहता है, एक्स अगर एक्स यहाँ देखो एक्स अगर लिखे हैं तो इसका मतलब ही नहीं है कि एंगल नहीं है, एंगल ही है। तो समझने का कोशिश कीजिए कि साइन, क्योंकि अभी तक क्या था आपको 10th तक थीटा थीटा खाली पढ़ने का आदत था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ थीटा खाली नजर आता था। तो अब अगर साइन एक्स लिखा हुआ है और यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो ये पूरा ओवरऑल क्या है, ये एंगल है, ये एंगल हो गया। और ये पूरा ओवरऑल जो हुआ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। और ये x जो है यहाँ पे, यहाँ x इसके साथ लगा हुआ है तो एंगल हो गया, वो t रेशियो के साथ है साइन x, इसीलिए x वहां एंगल है। और यहाँ x जो है, जैसे कोई औरत है तो उसके माथे पे मतलब सिंदूर लगाया हुआ है, तो विवाहिता हो गई कि नहीं। अगर कोई लेडीज नहीं लगाए हुए हैं तो विवाहिता नहीं है, माना जाता है ऐसा करके, है ना। तो उसी तरह से ये है कि ये x इसके साथ अटैच है, तो x यहाँ पे एंगल का काम करेगा, और ओवरऑल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रा में ये x जो है छूटा हुआ, ऐसे ही खाली है, किसी के साथ अटैच तो है नहीं लिखा हुआ, तो ये x यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये x जो है ये इससे मत घबराइएगा कि फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन कहने मतलब एक्स अलजेब्रा ना है, अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन वगैरह एक्स नजर आता है ना जी, एक्स वाई। तो एक्स जो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये एक्स और ये एक्स कैसे कटेगा, है ना, नहीं ना कटेगा, कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं तो रॉन्ग क्या करता है बच्चा सब, रॉन्ग अप्रोच क्या करता है कि साइन एक्स बाई
x। इसको काट दो, अब कटा तो ये 1 हो गया, तो साइन 1 इज आंसर। तो ये पूरा क्या है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन सेम सेम रहेगा तभी ना कैंसल आउट करेंगे। तो इस तरह से ये हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो साइन 1 नहीं होगा आंसर, और ये नहीं कि कट गया तो कट के 0 हो गया तो साइन 0 भी नहीं होगा, यही इसका जस का तस रहेगा। ठीक है, और ये जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे काट के नहीं लिख देना कि साइन 30 डिग्री बाई 30 डिग्री अगर लिखा हुआ है सपोज, तो ये और ये कटेगा और ये 1 हो गया 1 डिग्री, तो ये गलत है, नहीं कटेगा। आपको अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन क्या है, ये मनुष्य है, और थीटा जो होता है या एक्स जो भी हो, ये इसका सिर है या गर्दन। तो कोई भी आदमी अपना सिर कटवाने देगा नहीं, ऐसे नहीं ना कटवाने देगा। आप अपना सिर कटवाइएगा नहीं ना। तो इसी तरह से ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं। हाँ, तो ये आपका कंसेप्ट कि इसमें लिखते कैसे हैं, इसको अगर कुछ लिखना होगा तो इसमें आप जैसे हो वैसे ही रहेगा। इसका कोई रिजल्ट मतलब कोई शॉर्ट में कोई ये रिजल्ट नहीं आने वाला, जो लिखा हुआ वैसे ही है। कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल हमने दिया है, समझने के लिए कि ये एक्स एक्स नजर आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दिए नहीं। हाँ, अगर ये एक्स साइन एक्स बाई एक्स है तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप देखो एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, एक्स को गुना किया गया है साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रा है, और ये भी अलजेब्रा है, अलजेब्रा अलजेब्रा लिखो ना। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा अलजेब्रा अलजेब्रा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये तो ये आपको आज के लिए ये इतना समझते हैं। फर्स्ट डे था तो सिलेबस भी पढ़े, सारा चीज पढ़े। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, कि ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आपको होगा वो मतलब आपको लिख ही दिए थे कि सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग